नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की चुनावी चर्चा के लिए। चुनाव के परिणाम आए हैं। बहुत सारे ख़ास तौर से हमारे पंचमक्कार वाले यानी लिबरल इत्यादि जो है वो इसको सत्ता का सेमीफ़ाइनल कह रहे थे। आइए हम अपने पैनल से जुड़ जाते हैं, चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ भावुक तोरसेकर जी भी जुड़े हुए हैं और ओंकार चौधरी जी भी और अभिषेक तिवारी जी और 2 नमस्कार। पैनलिस्ट अभी और जुड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले भाऊ से ही आरंभ कर देता हूँ। भाऊ, ये सेमीफ़ाइनल में क्या हुआ? असल में मैं बोल दूं आपको तो आपके साथ या जयपुर डायलॉग्स में जो पैनल चर्चा थी उसमें मैंने बोल दिया था कि डबल इंजन का मतलब सब लोग गलत समझ ले कि प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर, ये तो मोदी शाह था। यही उसका सबूत आपको आज जनता ने दे दिया, मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं थी। तो डबल इंजन का मतलब जो होता है वो अभी समझ में आएगा कि मोदी शाह है, उसके चीफ मिनिस्टर का चेहरा वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं होती। यही मैंने कहा था। और दूसरी बात मैंने कही थी कि 26 पार्टियां इकट्ठी हो गई, लेकिन बोगी कहाँ है? बोगी या डिब्बे है ही नहीं है। वो मैंने आपके पैनल पर बोल दिया था उस वक्त जयपुर में आया था तब। खाली तो इंजन बस ही इंजन उसका है। ये सबूत मिल गया। सब इंजन ही इंजन है। बैठने को क्या जगह ने, पैसेंजर यानी वोटर आएगा तो बैठेगा कहाँ? इसलिए वोटर नहीं आया। ये तो मैंने प्रिडिक्ट किया था ना बा। 26 क्या 56 बनाओ इंजन। बोगी चाहिए, माल लाना है तो डिब्बे चाहिए, उसका तो पता नहीं है। गाड़ी यार्ड में पड़ी है। तो आज ये जनता ने दिखाया कि भाई गाड़ी गाड़ी आपकी बहुत अच्छी है, लंबी है, और 4 इंजन जोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन बैठूंगा तो नहीं। ये मतदाता ने बता दिया है। यही मेरा निचोड़ तो यही है। जी। ओंकार जी, ये छत्तीसगढ़ में क्या हुआ और मध्य प्रदेश में क्या हुआ? राजस्थान का तो सब मान रहे थे और तेलंगाना का भी जो है लोगों ने प्रेडिक्शन कर दिया था कि कांग्रेस आगे है, लेकिन ये मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का ये क्या हुआ? देखिए, छत्तीसगढ़ के बारे में मेरे विचार से आपके एग्जिट पोल वाले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि अगर वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। और इससे पहले अभिषेक मेरे साथ 1-2 बार जुड़े हैं मेरे कार्यक्रम में। हम लोग जब चर्चा करते थे तो अभिषेक का आकलन था कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी निकाल ले जाएगी, वहाँ अच्छा वातावरण बना हुआ है। राजस्थान निकाल ले जाएगी। छत्तीसगढ़ को लेकर के थोड़ा-सा संशय उनको भी था, पर मैंने हर बार ये बात कही थी, आपके प्रोग्राम में पहले भी कही थी, एग्जिट पोल से पहले भी, कि देखिए 2009 के बाद से कांग्रेस किसी भी स्टेट में निरंतरता में रिपीट नहीं हुई है। अगर ये छत्तीसगढ़ में जीतेंगे तो एक तरीके से उस ट्रैक पर लौट आएँगे, जिस ट्रैक पर ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी है। गुजरात ले लीजिए, दूसरे स्टेट ले लीजिए, वहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पर कांग्रेस के बस का ये चीज़ है नहीं, और छत्तीसगढ़ की जनता ने फिर बताया। बल्कि कई बार तो मैं सोचता हूँ कि हम कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, हमारे भीतर क्लियरिटी की कमी हो सकती है। जो ओपिनियन पोल, सर्वे वगैरह करते हैं, एग्जिट पोल करते हैं, वो भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन जो जनता है एक्चुअल में वो बहुत क्लियर मैंडेट देती है। अब आप देख लीजिए, मतलब मध्य प्रदेश में 162 सीटें, छत्तीसगढ़ में 54 सीटें, राजस्थान में 116 सीटें। राजस्थान के बारे में एग्जिट पोल में खास तौर से एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के बाद से थोड़ी सी चर्चा शुरू हुई थी, क्योंकि उनके कई एग्जिट पोल जो हैं वो सीधे लगातार सही साबित हुए थे। तो लोगों को लगा कि कहीं राजस्थान में कुछ गड़बड़ तो नहीं होने जा रही है बीजेपी के साथ में। लेकिन देखिए नतीजे, जो संजय जी आपने अपने एग्जिट पोल में बताया था कि 136 प्लस 6 माइनस 6, या जो हम लोग चर्चा कर रहे थे शुरू से, राजस्थान में वही हो रहा है, वही आ रहा है। राजस्थान मेरे विचार से तो अब
अकेला ऐसा राज्य है जहां 5 साल में सरकार बदलती ही है। बाकी इस क्रम में हरियाणा भी था, हिमाचल भी था, वहां भी अब चीजें टूटी हैं। हिमाचल में अभी बरकरार है, लेकिन हरियाणा में 2009 में निरंतरता में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी। बहुमत तो तब भी नहीं मिला था। और उसके बाद फिर 2019 में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में वहां भी निरंतरता में सरकार बनी थी। बहुमत तब भी नहीं मिला था, 40 सीटें ही उनको मिली थी। 10 सीटें जेजेपी की लेकर के दुष्यंत चौटाला को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके बीजेपी ने फिर से वहां सरकार बना ली थी। कुल मिलाकर के अगर हम देखें कि ये 3 जीत क्या कहती हैं, इनका संदेश और संकेत क्या है, तो मैं यही कहूंगा कि एक बड़ा संदेश तो ये है, बड़ा संकेत तो ये है कांग्रेस के लिए भी, उसके नेतृत्व, उसके थिंक टैंक के लिए अगर कोई है तो राहुल गांधी के लिए भी, कि आप विचारधारा की बात तो करते हो, सिद्धांतों की बात तो करते हो, धर्म निरपेक्षता की बात तो करते हो, लेकिन हताशा, निराशा और दिशाहीनता का आलम ये है कि आप ऐसी-ऐसी बातें कह जाते हो, ऐसे ट्रैक पर बढ़ जाते हो जो आपके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। ठीक है, तेलंगाना में चूंकि और कोई विकल्प सामने नहीं था मतदाताओं के, और वो केसीआर को बदलना चाहते थे, उनके शासन को पलटी करना चाहते थे, तो कांग्रेस को उन्होंने चुन लिया। लेकिन राजस्थान में क्या, निरंतरता में अशोक गहलोत की सरकार को क्यों नहीं चुना मतदाताओं ने? मध्य प्रदेश में भी क्यों नहीं चुना? अगर आपके साथ धोखा हो गया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत करके अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी थी, जिसका ढिंढोरा आप पीट रहे थे, व्यापम से लेकर के पता नहीं कौन-कौन सी बातें आप कर रहे थे। शुरू में याद करिए, कर्नाटक जीत लिया इन्होंने कि साहब 40% की सरकार है, और यहां आते ही इन्होंने कहना शुरू किया कि ये तो 50% की सरकार है। देखिए, पब्लिक जो है अब इतनी बेवकूफ नहीं है, पब्लिक भी जानती समझती है, और ऐसे बहुत सारे दूसरे कारण हैं। लाडली योजना से लेकर के अकेले महिलाओं के लिए ही शिवराज सरकार ने 21 योजनाएं वहां चला रखी थी। तो ये चीजें जो जमीन पर काम करती है, जो डिलीवरी होती है, उसका अपना एक इम्पैक्ट होता है। जो लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रूप में, जिसका जिक्र अभी भाव ने भी किया, उसकी जो प्रामाणिकता है, उसकी जो सच्चाई है, और जो हर जगह जाकर के सभी राज्यों में नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है, ये सारी चीजें जो अलग-अलग राज्यों में चुनाव जीतने के लिए लोग गारंटियां दे रहे थे, उन पर बहुत भारी पड़ी है। जी। शेख जी, जी सर। आजकल तो मोए मोए बहुत चल रहा है। आप जानते होंगे मोए मोए क्या होता है। आज मैंने रवीश को सुना, आज मैंने अजीत अंजुम के यहाँ योगेंद्र यादव को सुना, और सत्य हिंदी को भी सुना, और वाकई लोगों को देख कर ऐसा लग रहा था कि भाई क्या हो रहा है। और हमारे यहाँ हम वसुंधरा जी को सुन रहे थे, उनका अभी उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बड़ी जोरदार, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो क्लिप चल रही है उसमें वो मोदी जी की तारीफ कर रही हैं, अमित शाह जी की तारीफ कर रही हैं, और यहाँ तक कि नड्डा की भी तारीफ कर रही हैं। हाँ, हाँ, मैं तो होना भी बिल्कुल चाहिए। मैं तो हमारे बिल्कुल साथ अभिभूत। राजस्थान से भाई जुड़ गए हैं। हम दोनों ने, जितेश भाई ने 125 प्रेडिक्ट किया था, 115 आ गए हैं, तो अबे बधाई हो एक मिनट, जितेश मुझे तो भाई। पूरा कर लेने दें। आप बीच में कमेंट्री क्यों करते हैं भाई? होस्ट मैं हूँ, आप नहीं हैं। अच्छा, अभिषेक मैं जी भूल कई जा बार भूल जाते हैं थोड़ा-सा। और एक बात और आपको याद दिला दूँ अभिषेक जी, हुँ, प्रोग्राम समाप्त होने से पहले कृपया हुँ, जो है वो आप अपनी वो बंद करके मत जाया कीजिए। जी। आपको बहुत जल्दी रहती है। थोड़ा-सा समय जो है हमें दिया करें। और तुम आपने टोक दिया बीच में। मैं तो वसुंधरा जी को बता रहा था, वसुंधरा जी ने अत्यंत सफलतापूर्वक अपना गेम खेला। उन्होंने अभी इस समय 8 निर्दलीय जीते हैं, जिनमें से 7 उनके हैं।
आप देखिए है कि अशोक जी की पूरी पुनरावृत्ति है ये। अब जितेश जी जुड़ गए हैं, आप उनको भी लूँगा उसमें। तो आप ज़रा बताएँ कि वसुंधरा जी का क्या करना चाहिए? आपने सिर्फ 8 क्यों बोला सर? 23 बोलना चाहिए। जो उन्होंने रेबल खड़े किए उन सारे सीटों पे बीजेपी हारी है। नहीं, वो तो तो अलग बात है। मैं तो कह रहा हूँ जो जीते हैं उनकी देख लीजिए ना। उनके 12 जिताए 8 थे, हाँ, उनके 12 8 जिताए थे जीते। अशोक गहलोत ने पिछली बार और उसके सहारे वो मुख्यमंत्री बन गए। ये 8 जी। ही जिता पाई, इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बन पाएँगी। मेरे हिसाब से दोनों कारण है सर कि उनके मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए। एक तो ये नंबर 145 के आसपास हो जाना चाहिए था, जो उनकी वजह से नहीं हुआ। तो मेरा मानना है उसकी भी सजा केंद्रीय नेतृत्व को देनी चाहिए। उनके 7 रेबल जीते, ये भी ठीक है। तो कुल मिला के टेक्निकली कितने सीट का हमें लॉस हो गया? 30 सीटों के आसपास का। इसकी भरपाई कैसे होगी? तो इसका तो एक ही मैसेज जाना चाहिए, पनिशमेंट, कि भाई आपने केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के विरुद्ध जाकर के चीजों को बदलने का प्रयास किया। लेकिन राजस्थान ने फिर भी बहुत क्लियर मैसेज दिया है, बहुत क्लियर बातें की है। और आपका कॉन्फिडेंस तो था ही संजय सर उस पूरे एग्जिट पोल्स के बाद भी कि नहीं नहीं इसमें कोई संदेह नहीं, इतनी सीटें तो बीजेपी आराम से, सरकार तो बनी रही हमारी। Abhishek ji, we दूसरा, all are on same pitch on that time. We all are on हाँ, same pitch. कि हमने सबने बोला अभी सर के साथ में, हम ही एक, मुझे लग रहा है कि जयपुर डायलॉग इज ओनली वन जो कह रहा था कि पूर्ण बहुमत से सत्ता बनाएंगे। एक नहीं बीजेपी सत्ता में जितेश पूर्ण भाई, बहुमत मैं से तो आएगी, ये कह रहा हूं कि जयपुर डायलॉग डायलॉग्स ने 100 जो 38 का नंबर दिया था ना, वो एक्यूरेट नंबर था। मैं वो बात कह हाँ रहा हूं बिल्कुल बिल्कुल कि ठीक है, इस बिल्कुल ठीक कह इस रहे हैं आप। नंबर के इस वसुंधरा की वजह से हुआ क्या? ये जो 30 सीट का लॉस है, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो मुझे लगता है कि केंद्रीय कमिटी को एक जांच कमिटी बिठा के वसुंधरा, क्योंकि उन्होंने 2019 के चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी ये प्रयास किए थे। तो ये रिपीट, ये ऑफेंस दूसरी बार हुआ है उनकी तरफ से। तो अब तो पनिशमेंट बनती है, क्योंकि इस प्रकार से अब पार्टी विरुद्ध कार्य उन्होंने कुछ कार्य किए। और जो दिख रहा है, उनके सारे रेबल भी जीते, 7 जीत गए। वाह, क्या 8 में से 7 क्या बात, 7 उनके। क्या खेल खेली गजब है। हैं आप, बहुत बढ़िया खेल खेली हैं। लेकिन सारे खेल फिर भी जनता ने रिजेक्ट करा दी। 115 का नंबर, ये नंबर इसी भरोसे पोलस्टर ने भी शायद 100-105 का नंबर दिया होगा, या 95-100 का नंबर दिया होगा कि उनके रेबल जो मुझे खड़े तो हैं वो सब ऐसा लगता है मुझे तो ऐसा जी लगता सर। है जितेश जी कि ये जब एक्सिस माई इंडिया वाले अपना पोल फाइनल करने के पहले उन्होंने वसुंधरा जी से कंसल्ट किया होगा या आपके कितने जीत रहे हैं बताइए। तो उन्होंने जो नंबर दिया होगा वो उन्होंने टोटल नंबर में से घटा के अपना नंबर दिया होगा कि हाँ भाई मुश्किल से 100 पहुंच पाएंगे, क्योंकि पूरी तैयारी थी वसुंधरा की कि बस 100 के नीचे रखो और उसके बाद ब्लैकमेल करो। और वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके तेवर से दिख रहा था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सब मिली भगत का खेल है। और जिस तरह से सनातन की लहर चली और जिस तरह से प्रधानमंत्री का मैजिक चला, और गारंटी तो अशोक गहलोत दे रहे थे, लेकिन जीत की गारंटी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। चाहे कितने ही वो क्या कहते हैं कि मैं एक सर वाक्य आपके कहने चाहूंगा इधर, कि आग इधर भी लगी थी, आग उधर भी लगी थी, आग इधर भी लगी थी, आग उधर भी लगी थी। बीजेपी के अंदर आग लगाई गई थी और कांग्रेस के अंदर पहले से लगी हुई थी। मतलब भारतीय जनता पार्टी वेरी गुड। में तो आग लगाई गई थी, और कांग्रेस में सचिन पायलट और गहलोत की लड़ाई पहले से थी। तो भारतीय जनता पार्टी में किसने आग लगाई आपको पता है सब, कौन है यहाँ पर, किसको पता है? जी जी भारतीय जनता पार्टी को पता आपकी आवाज कट रही है, तब तक मैं धीरेन जी को ले लेता हूँ। धीरेन जी, आपकी टिप्पणी। देखिए मुझे लगता है कि आपकी तरफ से माइक म्यूट है। हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतर इलेक्शंस था जिसको हमने देखा खुद अपनी। आपकी तरफ से म्यूट है सर? नहीं आवाज आ रही है, आ रही है आपकी आवाज, आ रही हाँ, है। तो मुझे लगता है ये इलेक्शंस बहुत ही बेहतर तरीके से लड़ा गया इलेक्शन था। और
110 के करीब हमको उम्मीद थी, उस दिन आपसे बातचीत भी कर रहे थे कि 110 इनको आना चाहिए, लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर यकीनन जैसे सीटें बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे वसुंधरा राजे के खेमे की खुशियां मुझे लगता है कम हो रही होंगी। हालांकि वहां तो मध्य प्रदेश की अलग कहानी है, लेकिन यहाँ ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या जो बीजेपी का आला कमान है वो जनता और उनके बीच में सिर्फ जो प्रोपेगंडा के सहारे या एक सर्टेन मीडिया के सहारे अपनी छवि बनाते हैं, उनके बीच में वो अंतर कर पाता है या नहीं। क्योंकि 24 से पहले की लड़ाई, जो 24 में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बहुत संकट उनको है, लेकिन आपको ये क्लियर करना होगा कि इन फ्यूचर लीडरशिप किस तरफ होगी, आप किसको प्रमोट कर रहे हैं। वसुंधरा राजे का एक के बाद एक एक्ट दिख रहा है, चाहे वो उपाध्यक्ष के तौर पर रहा हो या फिर यहाँ प्रदेश में उन्होंने जिस तरह से चुनावी कैंपेन को अपने एक हक में इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की। ये वोट मैं एक तरह से कहूंगा, जो उस दिन भी मैं कह रहा था कि मोदी जो है गरीबों का जो एक मसीहा नायक की एक छवि है, उससे उनको कोई हटा नहीं सकता। इस पूरे इलेक्शंस को गौर करते हैं तो लगातार वही उभर के आता है, तीनों राज्यों का एक्सप्लेनेशन आपको वही मिलेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि इसलिए इनविंसिबल हो गए हैं मोदी, क्योंकि उनके पास दो और ताकतवर बाजू हैं जो योगी और हेमंत बिस्व शर्मा के तौर पर उभरते दिख रहे हैं। तो चाहे वो राजस्थान में आप देखिए, चाहे आप किसी और राज्य में देखिए। राजस्थान में बस दिलचस्पी ये थी, मुझे तो यही थी, क्योंकि हम लोग जब इससे पहले जयपुर डायलॉग ने अपना जो एग्जिट पोल किया था, उसके बाद कई बार किया, तो उसमें 110 हम लोग मान के, मैं तो ये मान के चल ही रहा था कि 110 के करीब सीटें आनी चाहिए, कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा है। और जब कांग्रेस जब गिरती है तो बहुत मोटे सीटों पर गिरती है। हालांकि उतना जितना गिरना चाहिए था, मुझे लगता है कि और भी कम वो गिरी है। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ तमाम जगह पर सिर्फ मोदी लड़ते हुए दिख रहे थे। तो ये मोदी का वोट है। इसको अगर उनके उनके लोग नहीं समझ पाते हैं या उनके आसपास के लोग ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि वसुंधरा को आपने लास्ट में बुलाया, उससे हालत सुधरी, तो मुझे लगता है बीजेपी की हालत खराब होगी बजाय कि सुधरने के। लेकिन इस वक्त एंजॉय कर रही हैं बीजेपी के लोग भी और तमाम वो लोग भी जिनके सर्वेक्षण सही हुए। मैं सिर्फ एक बात जोड़ना चाहूंगा, मैं कभी नहीं किसी का नाम लेता, लेकिन मैंने दूसरे उन यूट्यूबर्स को जिन्होंने जनता को मैंडेट देने की कोशिश की थी, मैं उनका जरूर आज देखना चाहूंगा। जो ये कह रहे थे 3 तारीख के बाद होगा खेल और वो सब, वो जनता को आदेश दे रहे थे और जनता ने उनको पलट कर सिखाया कि किस तरह से हम जी, फैसले जी, लेते जी। हैं। तुम अब तो जी अब मैं आपको यहाँ पर रोकूँगा और हम वापस चलेंगे भाऊ के पास में। भाऊ, तेलंगाना में कांग्रेस ने अप्रत्याशित कह लें या लोग तो सारे के सारे जो एग्जिट पोल थे तो दिखा ही रहे थे कि वो कांग्रेस जीत रही है तेलंगाना में। तो तेलंगाना की जीत से उनको कुछ ढाढ़स तो बंधा होगा, लेकिन 2024 के लिए अब वो कैसा महसूस कर रहे होंगे? नहीं, मैं तो ये जो बीआरएस यानी चंद्रशेखर राव हारे है, उससे मुझे खुशी हो गई, क्योंकि मैं तो बीजेपी का ओपनली सपोर्टर हूँ। क्योंकि इसी ढंग से बीजेपी नए राज्य में शुरुआत करती है। देखिए, गुजरात में भी हम 74 तक पीछे जाए, यानी मानो 50 साल पीछे चले जाए, तो जो इंदिरा गांधी के खिलाफ, चिमन सरकार के खिलाफ सब राजनीति चली थी, उस वक्त तो बीजेपी के पास 12 एमएलए नहीं थे। जनता दल या उस वक्त संगठन कांग्रेस वगैरह उनके साथ साथ होते थे। 95 में सत्ता में आई, लेकिन उससे पहले 90 का चुनाव हम देखे तो जनता दल बड़ी पार्टी थी, बीजेपी सपोर्टेड थी। तो इसी ढंग से बीजेपी की शुरुआत होती है। आज अब अगर 8 सीटें आई है और कुछ 12-14% वोट है, हम देखते हैं, तो 20% वोट होने के बाद वो कन्वर्शन शुरू हो जाता है सीटों में। तो कर्नाटक में भी यही हुआ था। हेगड़े के सरकार को सपोर्ट बीजेपी ने किया था उस वक्त, जनता दल पार्टी के, जनता दल के। तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि बीआरएस हार गई है। देखो, जब एक बीजेपी को चैलेंज देने वाली रीजनल पार्टी मरती है, तो उसकी सब जो ऊर्जा है वो एंटी कांग्रेस करके बीजेपी के पास आ जाती है। तो मैं मानता हूं कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना ये दूसरा साउथ का राज्य बीजेपी के पास पिछले 10 साल में आ जाएगा। और एक जो अभी धीरेन्द्र जी बोल रहे थे, शाह बोल रहे थे,
तो एक बात मैं उससे जोड़ना चाहता हूँ कि शायद वसुंधरा राजे ने केशुभाई पटेल का नाम सुना भी नहीं होगा। हमारे मराठी में एक कहावत है लोकल लैंग्वेज में, येड़ा बनून पेड़ा खातो, यानी पागल जैसा बताता है लेकिन सामने से उठाकर पेड़ा खा जाता है। तो ये तो कहावत है, लेकिन मोदी को हम देखें तो मोदी अलग है, ये येड़ा बन के पेड़ा खिलाता है। केशुभाई को इतना कॉर्नर कर दिया कि केशुभाई ने अलग से पार्टी बनाई और खुद छोड़कर सब हार गए। उसके बाद भी 2012 का चुनाव जीता और सबसे पहला पेड़ा उनको ही खिलाया था। अगर वसुंधरा राजे मोदी को समझती तो ये नाटक नहीं करती। आप किससे लड़ रहे हो पहले सोचो, लेकिन आपको सोचना ही नहीं है। यानी मुझे तो अजीब लगा, वसुंधरा राजे खुद उद्धव ठाकरे या चंद्रबाबू नायडू बनने निकली। ऐसे नहीं होता। आपके सामने जो खड़ा है लड़ने के लिए, या आप जिससे लड़ना चाहते हो उसको पहले समझ लो, नहीं तो राहुल गांधी बनोगे या उद्धव ठाकरे बन जाओगे। तो यही बात यहाँ हो गई है। ये यानी ऐसे इस ढंग से मोदी दबते नहीं है। आपको याद होगा 2012 के चुनाव में मोदी की स्ट्रिक्ट वार्निंग थी, केशुभाई उनको बहुत गालियां दे रहे थे, लेकिन उनकी स्ट्रिक्ट वार्निंग थी मोदी की कि भाई कोई भी केशुभाई के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू आ गए थे प्रचार में और पहली सभा में उन्होंने केशुभाई को गद्दार बोल दिया। मोदी बोला इसको भगाओ, इसकी दूसरी सभा नहीं होनी चाहिए। बोलने की जरूरत नहीं। जब अभिषेक बोल रहे हैं कि भाई पनिशमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल होगी, लेकिन ये पनिशमेंट है ऐसा मोदी या शाह बोलेंगे नहीं। वो पनिशमेंट देते हैं लेकिन खुद के मुंह से कबूल नहीं करते कि हम पनिश कर रहे हैं। ये तो बाकी लोगों की आदत है, मोदी और शाह की वो आदत नहीं है। तो इसलिए जिस ढंग से आहिस्ते आहिस्ते तुमको समझ में आना चाहिए कि यू आर अनवांटेड, ये मोदी शाह का तरीका है। देखिए यशवंत सिन्हा हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, अरुण शौरी हो, उनको निकल जाओ ऐसा किसने कहा नहीं था। वो देख रहे थे कि हमको पार्टी से निकालेंगे निकालेंगे, उन्होंने बिल्कुल गालियां दी, दूसरी पार्टी के स्टेज पर गए, उनको सस्पेंड तक नहीं किया, अपने आप खत्म हो गए। तो नेपोलियन जो कहता है कि भाई जो सुसाइड कर रहा है ऐसे दुश्मन की हत्या मत करो, उसमें इंटरफेरेंस मत करो, तो वो मोदी जी मानते हैं। इसलिए अभिषेक की जो डिमांड है कि पनिशमेंट होनी चाहिए, जरूर होगी, लेकिन होने के बाद आपको पता चलेगा, बोलेंगे एक शब्द भी नहीं। जी, तो अब हम ओंकार जी के पास पुनः पूछेंगे उनसे कि भाई अब इंडी अलायंस का क्या होगा? 2024 के चुनाव मुश्किल से मेरे ख्याल से 2 महीने बाद तो उसकी घोषणा ही हो जाएगी। तो अब इंडी अलायंस की मीटिंग बुलाई गई है 6 तारीख को। तो अब इंडी अलायंस में क्या होने वाला है? उससे पहले मैं बहाव की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हुआ एक टिप्पणी कर देता हूँ इस पे। देखिए शिवराज चौहान का अपना कंट्रीब्यूशन हो सकता है मध्य प्रदेश की विक्ट्री में। नरेंद्र मोदी का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता ही है हर प्रदेश में। लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह का कोई योगदान नहीं है, और यहाँ भी राजस्थान में भी वसुंधरा राजे ने पार्टी को हरवाने के लिए काम किया है, जितवाने के लिए काम नहीं किया है। बिल्कुल। बहुत संभव है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी हो जाए और इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद फिर उनकी राय जरूर पूछी जाएगी, अगर किसी दूसरे का नाम भी दिमाग में चल रहा होगा तो। पर जहां तक छत्तीसगढ़ और राजस्थान का प्रश्न है, वहां तो स्वतंत्रता के साथ बिना किसी प्रेशर के पार्टी नेतृत्व अब फैसला करेगा। जहां तक इंडी अलायंस का सवाल है, संजय जी हम सब जानते हैं मुंबई बैठक के बाद से ममता बनर्जी चुप हैं। नीतीश कुमार की तरफ से तो 2-3 बार क्रिटिसिज्म भी हो चुके हैं कांग्रेस के और राहुल गांधी के। अरविंद केजरीवाल ने खुद आगे बढ़कर के पंजाब में पंगा लिया हुआ है सुखपाल सिंह खेरा को, जो इनके 3 बार तो कांग्रेस के टिकट पर ही वो चुनाव लड़कर के जीते थे और एक बार आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, और इनके किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के।
8 साल पुराने एक केस को बहाना बना करके, और वो भी ड्रग्स का, जिसमें डायरेक्ट सुखपाल खेरा की कोई भूमिका भी नहीं है, किसी ने उनका नाम लिया था, उसको बहाना बना करके जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उसको गिरफ्तार किया, और ब्लैकमेलिंग की जो एक पॉलिटिक्स उन्होंने करने की कोशिश की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमें याद है, जब सौरभ भारद्वाज को भेज करके मीडिया के सामने उन्होंने एक प्रपोजल रखवाया था कि अगर कांग्रेस अभी से इस बात का वादा करे कि वो पंजाब और दिल्ली में अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगी लोकसभा चुनाव में, तो हम राजस्थान और मध्य प्रदेश वगैरह में सोचेंगे कि कैंडिडेट उतारें कि नहीं उतारें विधानसभा चुनाव में। आम आदमी पार्टी को हमेशा से ही अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, वैसी ही गलतफहमी की शिकार इन दोनों राज्यों के बारे में भी वो थी। अभी सारे रिजल्ट जब सामने आ जाएंगे तो पता लग जाएगा, जितने कैंडिडेट खड़े किए थे सबकी जमानतें जब्त होने वाली हैं, किसी एक की भी बच जाए तो इनकी बड़ी उपलब्धि होगी। नहीं, मैंने तो तो भाई जितनी देखी है, एक की भी नहीं बची अभी तक। जी हाँ, जी हाँ। तो 3 नाम तो मैंने आपको गिना दिए, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार। ये 3 तो मुझे नहीं लगता कि इंडी अलायंस में बने रहने के प्रति कोई ज़्यादा संजीदा होंगे। चौथे, जो लालू यादव, जो इस समय नीतीश कुमार के साथ अलायंस में हैं, जिनकी मिली-जुली सरकार इस समय बिहार में काम कर रही है, उन लालू यादव का एग्जिट पोल के दिन एक बयान आया था कि मोदी का खेला खत्म, और कई पोर्टल्स ने, मीडिया ने उसको हेडलाइन बनाया था। मुझे ताज्जुब होता है कि इतने नॉन सीरियस बयान को आप हेडलाइन कैसे बना सकते हैं, और जिनका खुद का जो है पानी उतरा हुआ है, और जिनकी अंदरूनी लड़ाई भी इस समय चल रही है, नीतीश की और लालू की लड़ाई भी चल रही है। अगर नीतीश की मजबूरी ना होती तो वो शायद लालू के साथ अब तक होते भी नहीं, या इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो हरिवंश के जरिए उन्होंने जो फिलर्स भिजवाए थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास, अगर उन पर वो सुनने को भी तैयार हो जाते, इनसे बात करने को भी तैयार हो जाते, तो शायद नीतीश अभी तक लालू के साथ नहीं होते। तो मुझे नहीं लगता संजय जी कि इंडी अलायंस जो है वो अब बहुत ज़्यादा उस तरीके से आगे बढ़ेगी। दूसरी बात ये है कि जब से राहुल गांधी की वो 2 साल की सजा स्टे हुई है सुप्रीम कोर्ट से, तब से कांग्रेस नेतृत्व के सुर बदले हैं। पहले ये कहते थे कि हमें प्रधानमंत्री पद की भी अभिलाषा नहीं है, हमें संयोजक पद भी नहीं चाहिए। उसके बाद से तो ये लगातार बेंगलुरु और मुंबई दोनों जगह कांग्रेस ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की, जो भी बैठकें वगैरह होती थी। तो ये जो संदेश और संकेत इन्होंने दे दिए कांग्रेस ने, और जो इनकी एरोगेंसी सिर चढ़ करके बोलने लगती है जैसे ही सब यूनाइट होते हैं, उसके चलते मुझे नहीं लगता कि इंडिया एयरलाइंस की कोई बहुत ज्यादा भविष्य है। हाँ, तीसरे मोर्चे के लिए अब गंभीर प्रयास शुरू होंगे। उसमें कई चेहरे शामिल हो सकते हैं, उनमें चंद्रशेखर राव भी हो सकते हैं। हालांकि चंद्रशेखर राव के बारे में मैं एक कयास ये भी लगा सकता हूं कि वो 2024 का लोकसभा इलेक्शन शायद एनडीए की छतरी के नीचे लड़े, क्योंकि अब तेलंगाना की राजनीति की स्थितियां परिस्थितियां बदल गई हैं। अभिषेक जी, आपने ज़रूर देखा होगा, आज थोड़ी तो देख ही टिप्पणी रहे करूंगा होंगे। संजय जी, थोड़ी जी, थोड़ी टिप्पणी करूंगा कि जी। इंडिया अलायंस तो रहेगी, क्योंकि वरना सेना भवन में किसका ऑफिस चलेगा। तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए इंडिया अलायंस बहुत जरूरी है। सर, आप बाकी सारी पार्टियां निकल जाए तो इंडिया अलायंस मुंबई में सेना भवन में चलती रहेगी। सर सर एक बात मैं कहना चाह रहा था। मैं 1 मिनट आज ज़रा मीटिंग अभिषेक जी से दूसरी बात जो करना चाहता था वो कर लूँ, फिर आपके पास आता हूँ। अभिषेक जी, ज़रा बताएँ कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? यूट्यूब पर क्या चल रहा है? आपने कैसा-कैसा आनंद लिया है? ये कुछ बताएँ, क्योंकि मैं तो देख रहा था, एक भाई हैं, उन्होंने पूरा थ्रेड बना दिया है तरह-तरह के
कमलनाथ को ब्लेम कर रहा है, कोई दिग्विजय को ब्लेम कर रहा है, कोई हिंदी हार्टलैंड को ब्लेम कर रहा है, सबको ब्लेम कर रहा है। तो अब आप बताएं कि आपने क्या देखा, उसका कुछ थोड़ा बहुत निचोड़ बताएं, जिस दर्शकों को भी थोड़ा आनंद मिल सके। सबसे पहले तो दो चीज, कुछ दर्शक कमेंट कर रहे हैं तो मैं उनको बताऊं, आपने पिछले 24 घंटे से, इसका मतलब मुझे देखा नहीं है। 2 एपिसोड देख लीजिएगा। 3:30 बजे जेवीसी श्री राम के साथ हमने छत्तीसगढ़ का पोल रिप्रेडिक्ट किया था और बीजेपी को 50 सीटें दी थी। और रात को 9:30 बजे राजस्थान में जिसने एक एक सीट की ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी उसके साथ प्रेडिक्ट किया था, तो हमने प्लस माइनस किया था उसमें, प्लस के बजाय कि भाई 115 पे भी रुक सकती है बीजेपी। अब रह गया मध्य प्रदेश, तो उसका भी एक बार देख लीजिएगा। वो वापस प्रेडिक्ट किया जिसमें हमने कहा कि सरकार बन रही है। सेंटिमेंट हमारा बहुत क्लियर था तीनों जगह का, तो बिना देखे मत बोला कि अब आता हूं देखिए, सर। डिफेंस करने, ये जो है ना, ये जो साइड में डिफेंड जो नहीं कर रहा कमेंट हूं चलती है, सर, मैं उन पे डिफेंड नहीं डिफेंस, कर रहा उन हूं। पे मुझे रिएक्शन देने गुस्सा की इस आवश्यकता बात, ही नहीं है। मुझे सर गुस्सा इस बात का आता है कि लोगों ने वो देखा ही नहीं है छोड़िए कि ना, मैंने छोड़िए क्या बोला है ना, अपने मुद्दे शो पे में। आइए, मुद्दे पे आइए अभिषेक आता जी, हूं, अब भटकिए मत। आता हूं। जिन लोगों ने पिछले 3 महीने से, इनफैक्ट 4 महीने से, और सिर्फ ये पत्रकार नहीं है सर, अपने आप को पत्रकार कहते हैं, ये लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने हुए थे। इनके साथ रघुराम राजन जैसे जो आरबीआई के गवर्नर थे, वो कह रहे थे अरे अडानी का शेयर निकाल लो, बर्बाद हो गया है जीडीपी। ये पत्रकार उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में दौड़ रहे थे, अजीत अंजुम दौड़ रहे थे, रवीश कुमार दौड़ रहे थे, आज तो मैं नाम लूंगा। ये लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे थे। पिछले 4 महीने से क्या बोल रहे थे? बीजेपी हिंदी हार्टलैंड में साफ। आज जो आपने कहा ना कि वो थ्रेड बना के घूम रहे हैं, अब वो क्या कह रहे हैं? हिंदी हार्टलैंड के लोग बेवकूफ हैं, उनको वोट नहीं करना आता है। एक कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजस्थान में आपने जीतिए। योगेंद्र यादव को सुना कि नहीं सुना अजीत अंजुम के हाँ, चैनल पे? मैं आ रहा हूं, मैं योया पे भी आ रहा हूं। अब योया क्या बोल रहा है ये भी इंटरेस्टिंग है। योया जो है पूरा ब्लेम अब थोप रहा है इंटरनल फाइट कांग्रेस की। अरे भाई, ये इंटरनल फाइट का मुद्दा ही नहीं था। आप याद कीजिए, जयपुर डायलॉग्स ने एक शो किया था जब पहला वोट हुआ था छत्तीसगढ़ का, और महिलाओं के बारे में जब बात हो रही थी, और मध्य प्रदेश का इमीडिएट इलेक्शन समाप्त हुआ था, तो एनालिसिस वीडियो किया गया था जिसमें कहा गया था कि 30 लाख महिलाओं ने वोटिंग की है 11 बजे, 12 बजे और 1 बजे। ये किसी न तो कमलनाथ को, एक्चुअली में कमलनाथ को पता नहीं था कि वो चुनाव ऐसे हार रहा है। इनफैक्ट ये किसी को नहीं पता गया था क्योंकि वो लैंडस्लाइड वोट गया है। सो ये ब्लेम थोपना, ब्लेम इसका सिर्फ एक आदमी पे जाना चाहिए, जिसने भी राहुल गांधी से डील की थी कि ये पत्रकार, ये पत्रकार, ये पत्रकार हमारे साथ हैं, आप हमको इतना पैसा प्रोवाइड कराइए, हम 4 महीने में एंटी बीजेपी माहौल पैदा करके आपको छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव जिता देंगे। ये हार है उन पत्रकारों की जो पिछले 4 महीने से नरेंद्र मोदी को पनौती कह रहे थे। आप पत्रकारिता करते करते आपने गाली गलौज की भाषा सीख ली। एक पत्रकार है जो दिन रात लिखता है। जी अभिषेक जी, पनौती तो राहुल गांधी खुद है। आप देखिए, महेंद्र सिंह मालवीय के वहां पे वो प्रचार करने गए थे और वो खुद मालवीय हार गए। महेंद्र सिंह मालवीय, अरे भाई, जीतू पटवारी 35,000 वोट से हारा है। जीतू पटवारी 35,000 वोट से हारा है। कम से कम वो वाली सीट तो जीत जाते। पनौती है। ये मुझे जनता ने बोला सीकर में, बोले पप्पू भी पनौती भी, ये दोनों ही है। मोदी को बोल रहे हैं। मैं उस पे नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले ये पत्रकार इस हार की जिम्मेदारी ले, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। योया जिम्मेदारी ले, जो हर बार आके कहते भाई हमने किसान आंदोलन करके पिच तैयार की थी, इस बार हमने भारत जोड़ो यात्रा करके पिच तैयार की थी। तो आपने किया तो था मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा, अशोक गहलोत ने घर की तो पिच थी तैयार की, घर की तिजोरियां भरी, घर की पिच तैयार की, उसके अलावा कोई पिच तैयार नहीं की। ना तो इनको क्रिकेट खेलना आता है, ना ही नितेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट अभिषेक जी को कंप्लीट करने दीजिए। इस पूरे चुनाव में किसी ने बात किया कि जब भूपेश बघेल ने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% से घटा के 4% किया तो किसी पत्रकार ने विरोध किया था? तब तो आप छुपा गए थे। जब राजस्थान में जो तंदूर कांड हुआ था उस पे किसी पत्रकार ने पत्रकारिता की थी? तो आज जो योया भाषा बोल रहे हैं ना, जो संजय सर कह रहे हैं कि ये जिम्मेदार है वो,
एक्चुअली में आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने पैसे लिए और राहुल गांधी को फिर भी नहीं जिताया। आप सबको पत्रकारिता के हिसाब से इस्तीफा देना चाहिए। आप लोग ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कीजिए और बंद कीजिए अपना ये तमाशा। तो हमने तो आपको मजे लेने के लिए कहा था, आप तो अरे आप तो सर, रोष में आ गए। मजे क्या मजे लूं सर? इन लोगों ने राहुल गांधी को बर्बाद कर दिया सर। नहीं, बताइए, नहीं, उससे राहुल गांधी उससे बहुत पैसा प्यारा बच्चा है, आप क्यों उसके आप वो बीजेपी सर, के स्टार पैसा- प्रचारक हैं। मैंने बोला था बीजेपी के स्टार प्रचारक है, ये बात सही है। उनके बिना बीजेपी क्या कर पाएगी? कुछ नहीं कर सकती। नहीं, मैं एक्चुअली सर लाइटर नोट पे ये बोल रहा हूँ सर, पैसा जितेश जो जी, काम जो करना भारत पड़ेगा माता ना। क्या है वो पूछ ले, जो भारत माता क्या है जितेश वो जी, पूछ ले, तो स्टार प्रचारक। अब आप जितेश जी मुद्दे पे आइए। वो ये है कि अब आप मुझे ये बताएं कि भाऊ शायद कुछ बोल रहे हैं। मैंने उस भाव जयपुर कॉन्क्लेव में अभिषेक ही एंकर था, उस वक्त मैंने कमेंट की थी कि ये लोग कमेंट्री बॉक्स में बैठकर मैच जीतना चाहते हैं, तो मैच हो गई और कमेंट्री बॉक्स में बैठे हार गए। तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? इनको उनको काय का इस्तीफा देने मांग रहे हो? ये तो कमेंट्री बॉक्स में बैठे। अब जो गधे हैं वो खेलने को निकले थे, वो हार गए। मैंने जयपुर कॉन्क्लेव में ये बोला था, मंच से बोला था, और आप ये एंकर थे कि भाई ये लोग कमेंट्री बॉक्स में बैठकर ही मोदी को, बीजेपी को हराना चाहते, तो हराएंगे तो कैसे हराएंगे? ये तो सवाल मैंने वहां बोला था। अब बिल्कुल मानो कितना 30 दिन हो गए, आज 3 तारीख है, वो दिन थी 5 तारीख। तो यही तो हो गया, गुस्सा करने की क्या बात है? गुस्सा इस बात का है कि पैसा लिया तो काम नहीं ना प्रॉपर ढंग से किया सर। नहीं, आपसे तो आपको खुश होना चाहिए ना कि पैसा जो है वो गया कम से कम राहुल गांधी की जेब से। जिनको डूबने की आशा इच्छा होती है, उनको डुबाया गया। आप क्यों गुस्सा करते हो? देखो, कोई बार पर कोई गुंडा जाता है, बार पर जाता है और एक्सटॉर्शन करता है, तो मैं बोलता हूँ पुलिस क्यों उसको वहां जाती है? वो भी गुंडा, ये भी गुनहगार है, तो मरने दो एक दूसरे में। हम क्यों भाई, गवर्नमेंट का पैसा पुलिस क्यों खर्चा करती है बार के लिए? बार को लूटने दो, जुगाड़ का अड्डा है, लूटने दो। हम तो ये भी इसलिए ठीक है। आप गुस्सा करने की जरूरत नहीं। उनको डुबाना है, इनको लूटना है, तो लूटने दो। अगले चुनाव के लिए पैसा थोड़ा कम हो जाएगा ना, क्या बुरी बात है? सर एक जितेश जी, आज का जो पूरा थोड़ा सा जरा राजस्थान के जो अब परिदृश्य बनेंगे उनके ऊपर चर्चा कर लें। सर पहले एक छोटी सी बात कहूँ। आज की हेडलाइन ये है, लाल डायरी के पन्नों से भगवा हो गया राजस्थान। लाल डायरी के पन्नों से भगवा हो गया राजस्थान। नहीं, भगवा तो हो गया, लेकिन मैडम वसुंधरा जी की जो प्रेस नहीं, यही कॉन्फ्रेंस सर दूसरी हेडलाइन बता रहा था, मोदी का चला मैजिक, मैडम की प्लानिंग हुई फेल। हाँ, ये थंबनेल बना सकते थे आप। ये वाला थंबनेल जबरदस्त है। राजस्थान पे स्पेशल विश्लेषण कीजिएगा जब, तो ये वाला थंबनेल ही चलेगा। अभी अलग से विश्लेषण करेंगे ना राजस्थान पर। तो भाई आप ये तो बताइए ना कि ये जो ध्वनि आई है एकदम से और अचानक जैसे ये दिखने लगा, स्पष्ट हो गया कि भाई कंफर्टेबल मेजॉरिटी आ जाएगी, तो अचानक समाचार आता है कि मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। मैंने कहा मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो पता नहीं क्या करेंगी। वो राज्यपाल से तो कल ही मिलाई थी, तो आपको पता है कि नहीं पता है? वो कल राज्यपाल से मिलाई। तो इसके पीछे का जो मैं कहूँगा कि जो थोड़ा कल तक तो उनको ये लग रहा था ना कि थोड़ा साइकोलॉजी जरा इसकी एनालाइज कीजिए, इसकी साइकोलॉजी एनालाइज कीजिए। हाँ, वही बता रहा हूँ सर, उनका साइकोलॉजी, उनका जो मानसिक, मुझे समझ पा रहा हूँ, उनको लग रहा था कि भाई 195, 105, 100 पे रह जाएगी और मेरे मिला के और इधर-उधर मिला के बना लूँगी और भागे नहीं, निर्दलीय मेरे से संपर्क करते रहे, तो वो सपनों की रानी सपनों में ही रह गई। सपनों की रानी के सपने ही बन के रह गए। अब महलों में बैठेगी रानी, कुछ ऐसा ही लग रहा है सर, कि अब महलों में विराजमान होना पड़ेगा। अगले G20 की टैगलाइन बदल गई है, अब वसुंधरा कुटुंबकम हो जाएगा।
वो बाबू अपनी फैमिली में मर्यादित हो जाएगी ना। आप निगेटिव, मुझे कोई भी निगेटिव सोचता है तो अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा सबके लिए पॉजिटिव सोचता हूँ। अब नहीं, वसुंधरा बिल्कुल, कुटुंबकम हो गया और उनके उनके वसुंधरा भांजे तो यहाँ आ नया चुके हैं। कुटुंब बनाए। हाँ बिल्कुल। ओंकार जी तो जल्दी निकलना है, तो मैं ओंकार जी के लास्ट कमेंट्स ले लेता हूँ। जी ओंकार जी। देखिए, वसुंधरा राजे जो है इतने सालों से बीजेपी की राजनीति कर रही हैं। बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री भी दिया, सम्मान दिया। उनको तभी समझ जाना चाहिए था जब मुख्यमंत्री रहते हुए वो अपने बेटे को यहाँ केंद्र में मंत्री बनवाना चाहती थी, और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने दो टूक उनको जवाब दे दिया था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, जो काम करने का तरीका है, वो एकदम अलग है। वो तो चलिए मुख्यमंत्री थी, साहब सिंह वर्मा तो अब इस दुनिया में भी नहीं है, तो भी साहब सिंह वर्मा के बेटे को राज्य मंत्री भी नहीं बनाया, उप मंत्री भी नहीं बनाया। क्योंकि ठीक है, आप साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं तो आप चुनाव लड़ लीजिए, आप राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह, चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन मंत्री बनने की अगर अभिलाषा है तो चुप करके बैठिए। क्योंकि आपके पिताजी अगर केंद्र में रक्षा मंत्री हैं तो आप योगी सरकार में मंत्री नहीं बन सकते हैं, एमएलए रहिए। तो ये जो चीजें हैं, ये अगर वसुंधरा राजे आज तक समझ ही नहीं पाई हैं, और जिस तरह का इनका रवैया रहा है, देखिए मैंने इन दोनों का जिक्र क्यों किया। रमन सिंह को भी पिछले 5 साल में आप उठा के देख लीजिए, ऐसा कौन सा काम उन्होंने किया है कि वो चर्चा में रहे हों, या भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ उन्होंने कोई ऐसा आंदोलन चलाया हो जो दिल्ली के मीडिया में भी सुर्खियां बनी हो, या वसुंधरा राजे। सचिन पायलट प्रकरण को आप याद करिए, उस समय एक गंभीर आरोप लगा था कि उस मुहिम, अगर कोई मुहिम पर्दे के पीछे से थी, उसको डैमेज करने का काम अगर किसी ने किया था तो वो वसुंधरा राजे थी। और जिस पार्टी के नेता की तारीफ सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री करना शुरू कर दें तो समझ लीजिए उसका तो वैसे ही पत्ता कटना है। तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी या बनने के ख्वाब देख रही हैं, या एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि मूर्खता से ज्यादा कुछ भी नहीं। बिल्कुल, मूर्खता से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और जितेश जी आप हम धन्यवाद कर रहे हैं ओंकार जी को, क्योंकि ओंकार जी अब जी, नमस्कार। निकल रहे हैं। जितेश जी ये बताएं कि ये गवर्नर से बहुत मिलने जा सारे रहे हैं क्या? कांटे वसुंधरा के बहुत सारे कांटे तो निकल गए। सतीश पूनिया चुनाव हार गए, सर वो तो राजेंद्र सिंह ये राठौड़ कहावत है, चुनाव हार हमें गए। तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो यहाँ अपनों ने लूट किया है सतीश पूनिया को, राजेंद्र राठौड़ को। तो ये जो कांटे थे वसुंधरा राजे के, ये तो निकाल लिए, लेकिन खुद ने कांटा लगा लिया है खुद के ऊपर, एक धब्बा लगा लिया है, दाग लगा लिया है कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ बागी खड़े करा है। सबको पता है, केंद्रीय नेतृत्व को पता है कि कितने लोग खड़े हुए थे, कैसे-कैसे खड़े करवाए, कितने समय पहले की प्लानिंग थी। आप सोचिए कि यूनिस खान पानी पीने नहीं जाए वसुंधरा राजे से बिना पूछे, पानी छोड़िए वॉशरूम नहीं जा सकते वो बिना पूछे। तो वो अगर खड़े हो रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, हालाँकि बाय डिफ़ॉल्ट वो जीत गए हैं, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि अब 5 साल विपक्ष में ही बैठेंगे, सत्ता में उनकी कोई जगह उनको मिलेगी नहीं। तो ऐसे लोग जब खड़े हो गए, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाया गया है, तो सबको सब कुछ पता है कि उस वसुंधरा राजे ने क्या किया है, किस तरह से प्लानिंग कर खड़ा करवाया है। आप सोचिए, दिया कुमारी के वहाँ पर विद्याधर नगर में सबसे बड़ी जीत हुई है और 70,000 के आस-पास वो जीती हैं और वसुंधरा राजे 50,000 तक आ गई हैं। तो उनके इधर भी ऐसा नहीं है कि दिया कुमारी उनसे मार्जिन पे जीती है इस बार। और सबसे बड़ी बात है कि उनको दिव्या कुमारी को हराने के लिए तमाम प्रयास किए गए। 18,000 वोट वहाँ से कटे। वो दिया कुमारी के समर्थक मुझे बता रहे थे कि उनकी पर्चियाँ नहीं पहुँची। वहाँ
स्थानीय कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। आप सोचिए क्या कुछ नहीं किया दिया कुमारी को हराने के लिए भी। इसी तरह से करोड़ी लाल मीणा मुझे बता रहे थे कि उनको हराने के लिए तमाम प्रयास किए गए। आशा मीणा को फंड किया गया, पैसा दिया गया, आशा मीणा को पूरी बैकिंग दी गई, आशा मीणा को तमाम तरह के प्रयास हुए। केंद्र के सभी नेताओं ने फ़ोन किए, करुणलाल मीणा वो भी एक मुख्यमंत्री के दावेदार अपने आप में माने जाते हैं। हालाँकि वसुंधरा राजे का उन्होंने बुरे समय में साथ दिया, लेकिन उनको भी हराने के तमाम प्रयास किए गए। इस तरह से जितने आप मुख्यमंत्री के चेहरे आप देखेंगे, हालाँकि गजेंद्र सिंह शेखावत की तो किस्मत अच्छी वो चुनाव नहीं लड़े, नहीं तो उनको भी हराने का प्रयास हो जाता। वो तो चुनाव ही नहीं लड़े, नहीं तो उनको भी हराने का प्रयास हो जाता। तो हराने का प्रयास तो हर जगह हुआ। वो जादूगर बनने की कोशिश कर रही थी। मुझे लग रहा है कि जादूगर भी फेल हो गए और वो खुद भी फेल हो गई। तो भाई और बहन का सर मैंने आपको इंटरव्यू कल बताया था ना कि करोड़ी लाल भाई बहन की जोड़ी कि भाई भाई नहीं बने तो बहन बन जाए। दोनों ने मिल के खेल खेला पूरा। तो हाँ, खेल चलिए कामयाब दोनों हुआ। राजस्थान से निकल लिए, ये अच्छी बात है। तो बहू के अच्छा, पास फिर तो से अभिषेक चलते जी हैं। ने दावा कर दिया है गुजरात ये। गुजरात नहीं दावा नहीं कर रहा गुजरात हूँ, में जिस ढंग लेकिन से पूरा जैसा भाव है। मंत्रिमंडल पलटी किया था 1 साल पहले, जी। ये समझना जरूरी होता है आपको कि मोदी शाह क्या चीज है, पहले समझ लो ना, बाद में लड़ो। आपको पता नहीं सामने वेस्ट इंडीज है, ऑस्ट्रेलिया है, अफगानिस्तान है और लड़ने निकलते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। अरे इन्होंने 1 साल पहले गुजरात चुनाव के पहले पूरा मंत्रिमंडल चेंज किया। जो 6 महीने पहले एमएलए बना था उसको भूपेंद्र पटेल को चीफ मिनिस्टर बना दिया। एक भी एक्सपीरियंस मिनिस्टर नहीं है, फिर भी रिकॉर्ड ब्रेक चुनकर लाए, तो उसको समझो यार, समझो। वरना तो सब राहुल गांधी बन जाते हो ना। ये भारत माता क्या होती है? तो अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी मन में ही मन की बात करते होंगे, ये वसुंधरा क्या होती है? बोलेंगे ना वो। आपको समझना चाहिए आप किसके सामने लड़ रहे हो। अगर उसका पता ही नहीं आपको होगा तो वो लड़ेंगे भी नहीं और आप हार जाओगे। आपको खत्म करने के लिए मोदी शाह ने कुछ नहीं किया, आप खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए ये सोचो। अहंकार जो होता है, ईगो जो होता है, वो नाक पे आकर ऐसा बैठ जाता है और फूल जाता है कि आंखों के सामने वो भी नहीं दिखाई देता। जिसका नाम उद्धव ठाकरे होता है, तो वसुंधरा उद्धव ठाकरे हो गई। अरे उद्धव सर, अब ठाकरे टेक्निकली संजय राउत ज्यादा अच्छा होगा। हाँ तो आजकल मराठी चैनल आज दिन भर चले ही नहीं, क्योंकि संजय राउत दिखे ही नहीं। वो कल ही बोले थे 5। मैंने बोला 5 क्यों भाई? 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, 25 हम जीत रहे हैं, बोलो क्या फर्क क्या बाबू पड़ता है? हमारे बाबू मराठी में एक वसुंधरा कहावत है। बाबू हाँ नहीं बाबू वसुंधरा जी को है ना मराठी मराठी में एक आती है, अच्छी कहावत नहीं, तो उसको नहीं आप आती, उनको वहीं लेकिन बुला लीजिए, थोड़ी राज्यपाल की जगह खाली हो जाएगी। हाँ वो तो ये जो हमारे मराठी में अच्छी कहावत है, मनातले मांडे, जो मैंने जयपुर डायलॉग में बोला था, पुरणपोड़ी, तो वो बड़ा एरिया में बड़ा होता है, उसको मांडा बोलते। तो वो खाना है तो मन का ही खाना है, तो ना आटा चाहिए ना पुरण चाहिए ना चूल्हा चाहिए, तो साला सूखा रूखा क्यों खाएंगे, अच्छा घी लगा कर खाएंगे। मनातले मांडे खायचे तर सुके कोरडे का खायचे, चांगले खरपूस भाजून तूप लावून खायचे, असं ऐसा बोला जाता है। बिल्कुल ये लोग ऐसी राजनीति कर रहे हैं। अरे एक बात आपको बोल दूं, बार बार ईडी सीबीआई रोते बैठते। अरे आपने उनको 12 साल से परेशान करके रखा गुजरात में, आप सेंटर में थे, तो सेंटर की जो सत्ता है उसके जरिए स्टेट को कितना सताया जा सकता है, उसका उन दोनों को एक्सपीरियंस दिया है। अमित शाह 3.5 महीने अंदर बैठे थे, बाद में तड़ीपार थे 2 साल, तो उनको एक्सपीरियंस है कि दिल्ली में बैठकर अगर किसी को सताना है तो क्या क्या कर सकते हैं। अब उनके हाथ में सत्ता है और आपको इसका तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो किससे लड़ रहे हो भैया? किससे लड़ रहे हो? यानी रामलीला में काम करने वाला बोलता है आजा अमिताभ सामने, तेरी और मेरी जोड़ी हम बनाएंगे पिक्चर। अरे क्या बात है, तू हीरो विलन बन, मैं हीरो बन। अरे ये इतना मजाक राजनीति में यार होता है, ये राजस्थान प्रैक्टिकल में पॉलिटिक्स होती है। राजस्थान में यही कहावत टेक्निकल बोलते बात हैं,
मन का लाडू फीका क्यों? ये मन का लाडू हाँ, लड्डू मन बिल्कुल। का ही खाना है तो फीका क्यों? अब चूँकि वो जो चाहिए वो घी डालो, ये डालो, वो डालो, कुछ भी नहीं चाहिए, कल्पना का सब होता है मामला। तो ये लोग भूल रहे हैं कि अभी अगले साल चुनाव आ रहा है, तो इसके लिए क्या होने वाला है और पिछले 10 साल का आप एक्सपीरियंस देखो। आप पिछले 10 साल का ये किस ढंग से राजनीति चलाते हैं। अरे चुनाव के पहले गुजरात में पूरी मिनिस्ट्री बदल दी उन्होंने। तो सोचो जरा कि एक भी एक्सपीरियंस नहीं, पूरा गड़बड़ हो सकता है, इतना रिस्क ले सकते हैं। अब देखिए हमारे महाराष्ट्र में जो मामला चल रहा है एमएलए डिस्क्वालीफाई करने का, तो वो सीधे उठते और बीजेपी में शामिल हो जाते तो 10 शेड्यूल का मामला उठता ही नहीं, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया है। और क्या बोलते हैं एकनाथ शिंदे हो या अजीत दादा हो, वो क्या बोलते हैं हमारे पीछे महाशक्ति है। यानी सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, ये भी आपको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, ऐसी गारंटी दी है। और इस गारंटी पर 80 एमएलए अपनी पार्टी छोड़कर आए। अगर वो एमएलए इन पर भरोसा करते हैं तो मोदी की गारंटी का मतलब कम समझो यार। मोदी की बिल्कुल सही गारंटी है जो है। शब्द इस्तेमाल हुआ है, वो उस पर 80 एमएलए महाराष्ट्र के भरोसा करते हैं। तो आम जनता कितना भरोसा करेगी? तो अभिषेक जी बताइए सीएम कौन-कौन बनेंगे? सीएम कौन कौन बनेंगे ये थोड़ा टफ है सर, क्योंकि किसको बना दिया जाएगा क्या पता। मुझे तो लगता है कि छत्तीसगढ़ में बदलाव होगा, राजस्थान में बदलाव होगा, और मेरा जो कुछ भी ठीक ठाक समझ पाता हूँ, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बदलाव नहीं होगा सर। क्योंकि 115 से 130 के बीच का एक स्विंग तो हम लोग समझ रहे थे कि चलिए ठीक है, सरकार बन रही है बीजेपी की, लेकिन अब जो विक्ट्री मिली है उससे कहीं बड़ी है सर। और सिर्फ ये लाडली लक्ष्मी की नहीं, एक आह्वान जो भावुक वाला था शिवराज जी का, मुझे लगता है वो ज्यादा काम किया है कि मामा बहुत याद आएगा जब चला जाएगा। तो सो इट वर्कड। तो 115 उसने से मेहनत 30 भी वाले की है देखिए आप, शिवराज सिंह एक ने सौ बहुत सड़सठ मेहनत सीट की। हम्म, अभिषेक लेकिन आप इसमें एक मुझे आप एक उदाहरण टोकता जरा हूँ। अभिषेक को हाँ 1 मिनट टोकता हूँ। लाडली बहना मध्य प्रदेश में चल गई, लेकिन राजस्थान में लाडला भाई और लाडली बहना नहीं चली है। नहीं सर, राजस्थान में भी लाडली बहना चली, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरा दूसरा है। देखिए, जब तंदूर कांड से लेकर के राजस्थान में एक से एक महिलाओं के ऊपर जघन्य अपराध हुए हैं, लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं किया गया। राजस्थान पुलिस ने मेक श्योर किया कि वो राजस्थान से बाहर ना जाए, कई जगह एफआईआर रजिस्टर नहीं हुए। तो लाडली बहनें जो थी मोदी जी की या मामा जी की, वहां पे प्रताड़ित हुई। इस वजह से उन्होंने अगेंस्ट वोट किया अशोक गहलोत के। ये सर, हमको ये समझना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में प्रॉमिस था बघेल का कि हम शराब बंद करेंगे। कूपन मिलता है ना वहां पे, जहां पे 100 रुपए की शराब 80 वो दिखाने पे 80 रुपए 90 रुपए। तो उन्होंने कहा था कि हम ये वाला वादा फुलफिल करेंगे और एकदम कंप्लीट कट ऑफ करेंगे। वो नहीं किया, उसका भी इंपैक्ट हुआ। वहां लाडली बहनों ने भी, मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था जो कि लाडली बहना वहां चल रही है, हम छत्तीसगढ़ में करेंगे। तो इस वजह से लाडली बहनों ने, तो तीनों जगह पे लाडली बहनों ने लैंडस्लाइड वोटिंग की है सर। और मैं बार बार कह रहा था, सिंधिया जी पिछले 1 महीने से दिल्ली नहीं गए हैं, वो मैजिक भी चंबल में स्पष्ट दिखा है। इसका बड़ा लार्जर मैं मैसेज है। मैं अशोक गहलोत की लाडली बहना के बारे में बोल रहा था। अच्छा अच्छा, ये नहीं ये वो तो तो मिस कर गए अभिषेक जी। आजकल आप ये सीरियस ले जाते हैं वो, थोड़ा जो नहीं नहीं है नहीं वो नहीं नहीं पीछे की बात नहीं नहीं नहीं, समझ मैं रहे आप। किसी और पत्रकार उनकी के बारे में लाडली सोच रहा बहना था तो सर। वसुंधरा थी ना। वसुंधरा लाडली बहना है ना अशोक गहलोत की। मैं उसके बारे में बोल रहा था। यहाँ चल नहीं गई, नहीं, वहां नहीं चली, ऐसा मैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं एक पत्रकार के बारे में सोच रहा था बहुत देर से। हाँ, कोई आपको बात तो कौन सा पता है पत्रकार? संजय सर कौन सा पत्रकार। नहीं, लेकिन इसका जो बहुत वो कह लंबा रहा है कि इम्पैक्ट होने वाला है। अ, देखो इंडिया अलायंस के सामने बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। यानी इससे सीधा जो संकेत आया है कि कांग्रेस रीजनल पार्टियों को खा जाती है। रीजनल पार्टियों को खा जाती है। देखो टीडीपी को खा गई, अब इसको हराकर इसको भी खा जाएगी। तो हम्म पवार और उद्धव ठाकरे के लिए कितना बड़ा संकट है, ये समझ लो।
आज मुझे अजीब लगा आप जो बोल रहे थे, तो पिछले 2 महीने से मैं सारे ये यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर जिनके नाम अभिषेक ने लिए, इनको बिल्कुल नहीं सुनता था। आज से सुनना शुरू करूंगा, क्योंकि उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगले 2 महीने मोदी रोज चुनाव में हारेंगे, सिर्फ मतगणना के दिन बीजेपी और मोदी जीतेंगे। तो आज मतगणना हो गई, मेरा संकल्प पूरा हुआ। आज से सुनूंगा कि कैसे रोता है अंजुम, कैसे रोता है आशुतोष वगैरह वगैरह, क्योंकि ये हमारा वो अशोक वानखेड़े है, कहाँ से सुतिए घोड़े इकट्ठा किए, मुझे पता नहीं चलता कि अरे किस आधार पर बोल रहे हो तुम। जरा कुछ हो गया धक्का, अभी और आज भी बोलेंगे, भाऊ देखो इतना हो। आज एक वीडियो बनाया रवीश ने और उसका हाँ, शीर्षक दिया जिक्र कर ही उसने दिया आपने। उसका शीर्षक ये दिया कि शिवराज ने मोदी को हराया और राहुल को कमलनाथ ने। ठीक है, मैं समझ सकता नहीं, हूँ ये वो दर्द, मैं ये दर्द अभी मैं देखो, समझ अभी सकता हूँ, मैं ही narrative- समझ सकता हूँ। ऐसा नैरेटिव पेश करेंगे कि अभी मोदी को बीजेपी में ही चैलेंज हो गया, क्योंकि इसने चौथी बार जीत लिया। मोदी ने तो 3 बार जीता था गुजरात, इसने तो 4 बार जीत लिया। ये नैरेटिव शुरू हो जाएगा कि कड़ी टक्कर। अभी गडकरी का नाम अलग हो गया, गडकरी का पत्ता कट गया, अब शिवराज मोदी के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप में चैलेंज, ये नैरेटिव शुरू होगा। तो इसलिए ये चलता रहेगा। और एक बात मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, आप जैसे लोगों को, कि भैया ये ऐसे ही बोलते रहे, नहीं तो हमको रोना पड़ेगा ना, हमको हंसने को भी चाहिए कुछ। तो ये घरे ऐसे गधा जैसा बर्ताव नहीं करेंगे तो हम हंसेंगे किस पर? मोदी पर हंसेंगे? नहीं, मोदी सीरियस पॉलिटिशियन है, उसको हम हंस नहीं सकते। तो जो हमको हंसाए, स्टैंड अप कॉमेडी करे, ऐसे राहुल गांधी जैसे, वैसे रवीश कुमार है, आशुतोष है, उनकी जरूरत है। आज पहली बार मैं टाइम्स नाउ पर देख रहा था आशुतोष को, वो समझा रहा था कि अलायंस किस ढंग से होती है। 14 में बिहार में बीजेपी के 22 एमपी थे, फिर भी नीतीश को साथ लेना है तो अपनी 5 सीटें छोड़कर उनको दी थी। यानी अलायंस बनाना है तो खुद को कुछ देना पड़ता है। ये कौन बता रहा है? आशुतोष, जो आपके प्रोग्राम में या मेरे वीडियो में मैं बार बार बोलता हूं कि भैया अलायंस करते हो तो क्या लेना है नहीं बोलना पड़ता है, क्या देना है उस पर निर्भर होता है। ये हर बोलते हैं तू मर जा मेरे लिए। जो 26 इकट्ठा हुए ना, उनका कहना है मुझे जीतना है इसलिए तू मर जा। तो ऐसी अलायंस नहीं बनती, ये समझना जरूरी है। तो ये बात परिणाम आज आशुतोष, संजय सर, हाँ जीतेश सर जी, परिणाम क्या कह आना रहे हैं शुरू आप? हो गए हैं। कांग्रेस के कुनबे से बड़ी खबर आ रही है, आपके भी दर्शक समझ लेंगे। मैं बता रहा हूँ कि जो अशोक गहलोत के ओएसडी हैं लोकेश शर्मा, उन्होंने अभी अभी एक ट्वीट किया है, सॉरी उन्होंने फेसबुक पे लिखा है पोस्ट कि अशोक गहलोत की हार है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, अपनी जिद के आगे अपने मन से कैंडिडेट किए, अपने मन से ऐसे किया। उन्होंने मतलब रिवेल कर दिया, विरोध कर दिया अपने ही आला कमान नेता का, जो ओएसडी रहे अशोक अभी तो गहलोत के सबसे नजदीक। प्रमोद कृष्णम को नहीं सुना क्या आपने? सनातन हाँ, सनातन का साथ, तो ये भी एक नहीं, मोए टैगलाइन मोए अच्छी वाला हो बोलिए ना सकती है। सर। ये तक बोल सनातन रहे हैं भाई कि सनातन। 25 सितंबर की घटना, सर इसने लिखा है कि 25 सितंबर की घटना पूरी तरह से प्रायोजित थी, जब आला कमान के खिलाफ विद्रोह कर अवमानना की गई, उसी दिन से शुरू हो गया था खेल। ये बोल रहे हैं कि पूरी तरह से प्रायोजित थी 25 सितंबर की घटना। आप देखिए अपने ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने का। अरे इन पे सर केस हो रखा है ना, इन पे तो सर आपको ध्यान होगा ना, इन पे तो केस हो रखा है, मानेसर तो और कई चीजें लिखी है इन्होंने, बड़ा सारा लिखा है सर। कई बार आग्रह किया, मुख्यमंत्री नहीं माने, अपने मन से चलते रहे, फीडबैक दिया, फीडबैक लिया नहीं, अपने सत्ता का घमंड मुख्यमंत्री को हो गया था। तो अब ये रुझान आना शुरू हो गया। मुझे लग रहा है कि बीजेपी के कुनबे से भी जल्द ही वसुंधरा राजे के जो खिलाफ है वो रुझान आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रानी और राजा मतलब दोनों भाई बहन ने कोई कमी नहीं छोड़ी, दोनों ने अपने अंदाज में चुनाव लड़ा और ये चाह रहे थे कि
भाई बहन का मिली भगत का खेल, फिर 5 साल लूटो, जनता को खाओ, जनता को परेशान करो। लेकिन जनता बहुत समझदार है। आप रेवड़ियां बांट के जनता के पैसे कोई जनता को देके और जनता के वोट नहीं खरीद सकते। जनता ने ये साबित कर दिया कि आप हमें दे रहे हो कि हमने मोबाइल दिया, मोबाइल तो आपने जनता के पैसे का दिया। आप कह रहे हो हमने चिरंजीवी योजना दी, तो चिरंजीवी योजना भी जनता के टैक्स के पैसे दिए। आपके घर के अशोक गहलोत ने अपने घर से नहीं दी थी ये चिरंजीवी योजना। जो भी अशोक गहलोत ने 500 का सिलेंडर दिया तो लूटे हुए राजस्थान में और लुटा दिया राजस्थान को, राजस्थान का खजाना खाली कर दिया। जो बैंक है, रिजर्व बैंक ने उसे कर्जा देने से मना कर दिया। राजस्थान के प्रत्येक आदमी पे कर्जा बढ़ गया है। तो ये जिम्मेदारी अशोक गहलोत ने बहुत गलत काम किया राजस्थान की इकोनॉमी के लिए, राजस्थान के भविष्य के लिए। जनता समझ रही थी, जनता इनके बहकावे में नहीं आई और जनता समझ चुकी थी कि राजस्थान में जो रक्षा कर सकता है राजा राम होगा, वो ही रक्षा कर सकता है, क्योंकि केंद्र में राजा राम है। हमें राजस्थान में भी राजा राम ही चाहिए, हमें राम और रहीम वाली वसुंधरा नहीं चाहिए। अब ये आपको एक मिक्स नहीं चाहिए सर, हाइब्रिड लाइफ नहीं चाहिए। कुछ भी देती नहीं है, बदले में लेती ही रही है। सच पनौती दुनिया में कहीं देखा ही नहीं। अब ऐसे मीम्स की बाढ़ आने वाली है वैसे भी। मैं पनौती नहीं बोलूंगा भाई, बीजेपी के लिए लकी आदमी है। जैसे ही ये मैंने राजस्थान तो की रैली में आकर के इसने बोला था पनौती, मैंने भला कह दिया था कि अब भला भला आदमी, मैंने तो भला आदमी। जयपुर के उस पैनल में बात करते हुए कहा था कि राहुल है तो मुश्किल है, मोदी है तो मुश्किल है, राहुल है तो मुमकिन है। हो गया। मैंने बोला था ना, ये टैगलाइन बनानी चाहिए। तो ये बिल्कुल, यानी आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो कि कहां से लॉटरी लेकर आपके सर पर मारेगा। ले पैसा, इधर से आलू डाल, उधर से सोना निकलेगा। आप उसका मजाक उड़ाते रहे। देखो, उसने आलू डाल दिया, आपके लिए सोना निकल आया, और आप उसका मजाक उड़ाते। अरे पॉजिटिवली देखो यार, ये मोए हो गया देखो पूरा। बीजेपी के लिए सोना निकला। मैं 10 बोरी लेके आया था इसलिए सर, मैं तो एक वरिष्ठ पत्रकार है सर, अशोक वानखेड़े, उन्होंने आज बहुत गंभीर बात कही है। अच्छा। कल उन्होंने कहा था कि क्या होगा जब बीजेपी चारों राज्य हार जाएगी। उन्होंने बड़ा अच्छा शो किया था पूरा अपना, सभी जो वरिष्ठ पत्रकारों के साथ आते हैं। आज उन्होंने जबरदस्त बात कही, बोला अब क्या होगा जब अशोक गहलोत का राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। तो मैं सीधे अशोक गहलोत से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो आप ही हैं। भाई जी, आपकी बहन भी राजनीति खत्म हो रहा है और आपकी भी, तो इस पे कुछ चर्चा है? देखिए जी, आप जो है ऐसे समय पे आपको किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और जो है, मैंने तो यही कहा था ना, मैंने क्या कहा था, आप सुनिए। देखिए, मैंने ये कहा था कि ये कुर्सी मुझको नहीं छोड़ना चाहती। मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन कुर्सी मुझको नहीं छोड़ना चाहती और छोड़ेगी भी नहीं। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि इसको कुर्सी को कोई छीन लेगा। तो ये कुर्सी मुझसे छीन ली गई है, इसने मुझे नहीं छोड़ा। आप समझिए, दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है। तो ये फर्क जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक आप अशोक गहलोत को नहीं समझ सकते। नहीं, अभी लेकिन जो आपके वानखेड़े दर्शक की मुए बात मुए बोल आपने रहे हैं। की, अभिषेक जी, अरे वो ऐसे नहीं बोलेंगे। अरे सर एक मिनट वानखेड़े जो है सर, वो पहले सर महाराष्ट्र एक के मिनट स्पीकर सर, भाऊ को बोलने दीजिए। एक मिनट की बात है। वानखेड़े जो महाराष्ट्र के स्पीकर हुआ करते थे, उसके पहले वो अर्थ मंत्री थे। तो हम जहाँ जिस पेपर में जर्नलिज्म शुरू किए, उसके जो संपादक थे बड़े आचार्य अत्रे, बहुत बड़े आसामी थे। तो उन्होंने लिखा था, ये वानखेड़े नहीं, ये वानर वेड़े है। तो ख जो होता है और र और व मिलकर होता है, तो उन्होंने तोड़कर बोला था। तो अशोक वानखेड़े है, वो वानर वेड़े यानी पगला बंदर है। तो ये ऐसा, वो जोर शोर से ये हारेगा, वो हारेगा, अब मोदी का क्या होगा। अरे जिसका होगा, तू क्यों रो रहे भैया। इसलिए वो वानर वेड़े है। अभिषेक जी मैं बात रखना चाह रहा हूँ। अशोक गहलोत जी को मैं बहुत करीब से जानता हूँ सर। एक मिनट, अशोक गहलोत को बहुत मैं करीब से जानता हूँ। तो वो सोनिया गांधी के पास जाएंगे, शमिए मैम शमिए, ये जो शहीन पाए हैं ना,
ये नगाड़ा है, निकम्मा है, इसने इसने सनातन का जादू चला दिया मोदी के साथ मिलकर, सनातन का जादू चलाया है, समझिए आप। ये मेरी कंपनी है, सनातन सनातन का जादू चल गया है, सनातन का जादू, सनातन का जादू। मैडम मैंने तो बहुत मेहनत की, डिजाइन वो कंपनी लगाई, उसने कितनी मेहनत की है, करोड़ों रुपए दे दिए उसको। तो इस तरह से वो अपने भावों में लेके, जैसे सचिन पायलट क्या था, मुख्यमंत्री बनने वाले थे, तो वो गए सोनिया जी के पास, अशोक गहलोत जी, होगा सोनिया जी समझिए, अगर मुझे को मुख्यमंत्री बना दिया तो लोकसभा खतरे में आ जाएगी, समझिए, लोकसभा खतरे में आ गई तो हम लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, राहुल गांधी मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, समझिए आप। तो वो बोली हाँ ठीक है, आप मुख्यमंत्री बनाए, समझाइए। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? हाँ सॉरी, प्रधानमंत्री। मुझे लगता है हाँ, गहलोत जी की आत्मा वाकई आप में प्रवेश कर गई है। एक पत्रकार की भी आत्मा प्रवेश करना चाहती है सर, इजाजत दें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोलिए बोलिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज जो चुनावी समीकरण आए हैं, ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को हवा ही नहीं लगा। जीतू पटवारी अपने आसपास की चीजों को ढूंढ के पैदा पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या मैं जीवित हूं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आपस में कुर्ता फाड़ होली के 3 महीने पहले खेल रहे हैं और गहलोत की नैया उनकी बहन ने डुबो दी। अब न रहे गहलोत, न रहे उनकी बहन, जो कि भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन आज कम्युनल लोग संजय दीक्षित के चैनल पे मोए मोए कर रहे हैं। क्या है ये मोए मोए? जनता से समझने का प्रयास करता हूं। जनता के बीच में जब गया तो पता चला मोए मोए मतलब लिबरल पत्रकारों को जिस प्रकार से अपमानित प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या यही नया भारत है? और मोदी जी आपका यही नया भारत है, तो इस नए भारत को मैं अस्वीकार करता हूं। लेकिन एक बात आप जान आप लीजिए, आप पहले हिजरत कर जाइए। नहीं, आपने पहले अडानी से मेरी नौकरी छिनवाई। मैंने बड़ा जोर तोड़ लगा के फिर राहुल गांधी से जैक लगा के, उनकी भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ पैदल दौड़ के ये जैक लगाया कि मेरे पास पत्रकारों की लिस्ट है और ये लिस्ट आपको चुनाव जिताएगी। आप फिर रवीश कुमार की हार पे प्रसन्न हो रहे हैं। यही आपका नया भारत है जो नफरत की राजनीति सिखाता है। तो इस नए भारत को मैं अस्वीकार करता हूं। मैं चला विदेश हिंडनबर्ग को अभिषेक ढूंढने। जी, रवीश भाई, आप इसे पत्रकार जिंदा रहनी चाहिए, लोकतंत्र खतरे में, यहाँ पे समझिए, लोकतंत्र खतरे में है। मीडिया उस पे कब्जा है। आप हम आपको सपोर्ट करेंगे, डिजाइन बॉक्स सपोर्ट कराएंगे। पैसा दीजिएगा इन्होंने कहां से? इन्होंने आपने पता है लोकतंत्र छत्तीसगढ़ को चुनाव कैसे षड्यंत्र बना बीजेपी दिया, जीता? हाँ, नहीं, भाव क्या आप कह रहे पैसा लोकतंत्र दीजिएगा को कहां से? षड्यंत्र आपको बना दिया है, दूसरा कुछ नहीं। हैं? नहीं, बिल्कुल मैं सही ये कर अरे दिया। अभिषेक जी, जितेश जी, एक मिनट चुप रहिए, भाव को जरा भाव को बोलने दीजिए। हाँ, वो बोलिए। मैं मानता हूँ कि इन लोगों को षड्यंत्र और लोकतंत्र में फर्क ही नहीं समझ रहा है। यानी जिस ढंग से ये रोज लोकतंत्र अब नफरत की बाजार या क्या बोलते मोहब्बत की दुकान, अरे कहाँ कहाँ से शब्द लाते यानी कि ये पूरा आपके वहां कन्हैया लाल को मार दिया, ये अभी कन्हैया कुमार को मार देंगे, क्योंकि ये डुबाया कन्हैया कुमार ने डुबाया ना। ये सब ये टर्मिनोलॉजी है, ये जेएनयू की टर्मिनोलॉजी है जो इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकतंत्र तो तो उसका तो खामियाजा मोहब्बत तो उनको भाई बहन भरना में चल रहा है सर। हाँ लोकतंत्र तो भाई बहन में है, भाई बहन में मोहब्बत तो हाँ भाई बहन में है। जो मोहब्बत देखने को मिली ना हाँ भाई बहन में, जुगल जोड़ी। नहीं, लेकिन मेरा वो सवाल कुछ देवानंद की और है फिल्म में संजय कुछ सर से। गाना था ना, वैसे बात है। कौन सा? लाख क्या, 1000 में मेरी बहना है, हाँ, और क्या सारी गाना था उम्र वो हमें संग देवानंद रहना की है। फिल्म? हाँ, हाँ अब संग पूरा रहना। टाइम मिलेगा संग रहने का, फुल टाइम। हाँ संग नहीं, आमने सामने भी रहते हैं ना भाई। हाँ, मैं वही बोल रहा हाँ हूँ, फुल और टाइम है। वो 8 गाना भी सिविल वो लाइंस, सर बंगला 13 ही नहीं सिविल मिला लाइंस, सर। हरे अब वो रामा हरे सर 12 प्रेम कृष्णा। तो सिविल पूरा लाइन में बंगला शिफ्ट हो अभी तक जाएंगे। नहीं लिया। हैं? सर बंगला नहीं लिया अब तक, देखो प्रेम कैसा खतरनाक प्रेम है, वो तो कह रहा भाई हूँ ना, बहन का जबरदस्त। अब वो 13 में है, वो 12 में आ जाएंगे, आमने सामने फिर हो जाएंगे। भाई बहन का प्यार हाँ ये अमर रहे। बंगला बने न्यारा। सर गाना तो अब गाएंगे, अब गाना ही अब गाएंगे। मुझे लगता है कि आज का जो है विषय समाप्त नहीं, करने अभी का समय आ गया इन है। लोगों ने देखिए, मैं किताब जो लिख रहा हूँ तो किताब का नाम ही मैंने अश्वमेध रखा है।
कि ये चुनाव मोदी को जीतना है ही नहीं। मोदी 24 का चुनाव जो जीतने जा रहे हैं, उनके आइडिया साफ है, मुझे दुनिया को भारत के पैरों तले लाके रखना है, इसलिए भारत में मेरे पैर पक्के होने चाहिए। तो बीजेपी या मोदी का प्रभुत्व होना चाहिए। जो रोकना चाहता है सामने आओ, लड़ो। मैं घोड़ा छोड़ रहा हूं जिसका नाम अश्वमेध है। ये मेरी थियरी है 2024 के लिए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ इफेक्ट होने वाला है। मोदी तो पहले जीत चुके हैं, इनमें लड़ने की हिम्मत तक नहीं है, हिम्मत तक नहीं। कौन सी पार्टी है, कौन सा लड़ने वाले हैं? अब देखो, शरद पवार 3 दिन से 4 दिन से प्रेस कर रहे थे, हवा बदल रही है, बदल हवा में है। तो ये कांग्रेस के बारे में बोल रहे थे, सर अब बीजेपी के बारे में बोल रहे। सर अब ऐसा है, केसरिया में हरा हरा वसुंधरा बोलती है, राजस्थान में वसुंधरा, अब केसरिया में भगवा भगवा, राजस्थान में राम राम, ये होगा सर, मुझे ऐसा लगता है। हरा हरा तो नहीं होगा, देखिए, हरा तो एक सर बहुत एक पुराना ये गाना हरा है, तो किस एक बहुत पुराना गाना है, उसको नहीं, याद ये करिए। लेकिन इसमें एक बात सीधी साधी सामने आ गई है कि देखिए, इंडिया अलायंस हम जिसको बोलते हैं ना, उन सबका डीएनए कांग्रेस ही है। तो एंटी कांग्रेस वोट ज्यादा से ज्यादा मोदी के पास, बीजेपी के पास पोलराइज होते जाएंगे। और जितने ये इंडिया अलायंस बनाएंगे, तो मेरा अंदाजा 350, 350 है, शायद 400 तक पहुंच जाएंगे अगर आखिर तक इंडिया अलायंस रही तो। क्योंकि लोग 2 पार्टियों में देश बंटवाना चाहते हैं, तो 2 पार्टी सिस्टम आ रही है, लोग लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये करते रहे, कुछ भी उसका कुछ फायदा नहीं है। इंडिया अलायंस बनाए और जितने संजय राउत वगैरह बोलते रहेंगे, उतना फायदा अधिक हो रहा। मुझे बहुत खुशी होती है, मैं गुस्सा नहीं होता इन लोगों को, क्योंकि बोलते रहो भैया। जितना राहुल बोलेंगे, जितना प्रियंका गांधी बोलेंगी, उतना फायदा ज्यादा है। और खुद प्रधानमंत्री बोले थे ना कि इनके पास ऐसा कौशल है कि ये शाप देते तो मेरे लिए वरदान बन जाता है। ये तो पार्लियामेंट में खुद प्रधानमंत्री ने कहा था, और इसका ये सबूत है सबके सामने कि किसी भी कोई भी कमेंट नहीं की, कुछ नहीं। और छत्तीसगढ़ के बारे में तो ये बोले तक नहीं, उनको तो कुछ ना कुछ तो मालूम होगा, सिग्नल होगा, लेकिन बोले तक नहीं। तो कम बोलो। हमारे यशवंतराव चौहान का एक उस वक्त हमने सुना था भाषण कार्यकर्ताओं के शिविर में कि राजनीतिक कार्यकर्ता जो है, उसको क्या बोलना है वो मालूम नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन क्या बोलना नहीं चाहिए वो मालूम होना चाहिए। राहुल गांधी तो उसके पूरे विपरीत है, तो क्या होगा? हाँ, इसलिए मैंने जी बोला जी कि जी आखिर में इंडिया अलायंस शिवसेना और एनसीपी के तक ही सीमित हो जाएगी, कांग्रेस भी नहीं बचेगी उसमें। सर संजय सर, एक सवाल आपसे पूछना है, दर्शक भी पूछ रहे होंगे मुझे लगता है, कि आपको कौन लगता है चेहरा कौन होगा राजस्थान में? कुछ नहीं पता है। सिर्फ मोदी जी किसको और पता मोदी जी मोदी शाह जानते हैं। किसको लेके मुझे आएंगे? मुझे लगता है अमित शाह को भी नहीं पता होगा। तो केवल और केवल मोदी जी जानते हैं और कोई नहीं जानता। अब समय आ गया है आज का ये बहुत ही जिसको मैं कहूँ कि रोचक और आनंददायक प्रकरण समाप्ति की ओर ले जाने का। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया आप लोग मुझे क्षमा करें। आप जिन्होंने भी सुपर चैट पे प्रश्न पूछे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद कहूँगा, लेकिन आज हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है कि हम आपके सुपर चैट के प्रश्न ले पाएँ। तो आज का कार्यक्रम अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी को जो भी जुड़े हैं, उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, और साथ में भाऊ को, अभिषेक जी को और जितेश जी को, और जो बीच में जुड़े थे ओंकार जी और धीरेन्द्र जी, उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम, भारत माता।